बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड ही। आपको मैंने पढ़ा दिया था लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तक। आज मैं बताऊंगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, पहली बात। और दूसरी, अगर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है तो जो नीचे स्लाइड करता है ब्लॉक, तो उसके एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रिकैप मैं करता हूं, ठीक है ना। जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया था लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या होता है, एक समराइज है ना, सिंपल सा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया Fs एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू μs और R जो है जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और μs जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो इसमें जो है तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, और इसी को कहने का मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो μs R से या तो छोटी होती है या इक्वल। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम, इक्वल तब होगा जब इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू ले लें। और है ना, कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे लिखते हैं Fs, और यहाँ पे हमने मैक्स कर दिया, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो सिंपल हम FL भी लिखें तो चल जाएगा, ठीक है ना। FL दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब कह सकते हैं, तो ये जो है FL है, FL यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, μs R। तो अब ये इक्वलिटी साइन में आ गया, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कि लेस देन इक्वल टू, है ना, μs R लिखते हैं। इसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम लिखते हैं Fk फॉर काइनेटिक दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं μk R, μk दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये है, समराइज हमने कर दिया इस लॉ को। और जो है ना लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है, मेन हमें यही है, इसी को आप याद रखना है, ठीक है ना। इसी चीज को हम यूज ही करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आते हैं इसमें कि ये मैंने बताया कि μs जो होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, μk से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो सपोज करिए एक हम, है ना, यहाँ पे ले लें, लास्ट में मैंने बताया था आपको कि μs जो होता है μk से बड़ा होता है, और इस पे मैंने एक ग्राफ भी आपको बताया था, ठीक है ना। उस ग्राफ को आप देखा होगा आपने, है ना, मैंने वीडियो सेंड किया था, ठीक है ना। उस ग्राफ को देखा होगा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एक खास, है ना, टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, कोई ब्लॉक अगर हमने कहीं पे रखा हो किसी रफ सरफेस पे, सपोज करो, तो उस ब्लॉक को हम जैसे जैसे उस पे फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाता है, और कहां तक बढ़ता है, FL तक, यानी, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है सबसे मैक्सिमम होती है। और उसके बाद जैसे ही हम अब अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई करते हैं, यानी उसके थोड़े से मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, आप फ्रिक्शनल फोर्स उस समय घटना शुरू हो जाता है, और घटता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन के आकर के उससे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफ मैंने आपको लास्ट इस पे समझाया, मतलब इसमें जो वीडियो मैंने आपको सेंड किया था उसमें था। अब जरा चलिए हम दिखाते हैं कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, जिसे सपोज करिए, तो एक चीज और बेटा, है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप जरा समझ लो, और एंगल ऑफ रिपोज तो बताया था ना। इसे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया और ये कोई इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो अगर हमने इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं ये एंगल कितना है, कुछ भी मान लो, फाई मान लो, थीटा मान लो, आपकी मर्जी, इसको हम फाई जनरली लेते हैं या अल्फा लेते हैं।
तो अगर ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक्चुअल स्लाइडिंग नहीं है बट जस्ट इन द पोजीशन टू स्लाइड डाउन है, तब हम क्या कहेंगे, इस मिनिमम एंगल को बोलेंगे, है ना, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ऑन विच अ ब्लॉक प्लेस्ड जस्ट, है ना, इन द पोजीशन टू स्लाइड डाउन, देन दैट दिस एंगल इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या हुआ, एंगल ऑफ रिपोज is the minimum angle which the inclined plane and makes with the horizontal such that a block placed on it is just in the position to slide down। ठीक है ना, स्लाइड नहीं कर रहा है मतलब स्लाइडिंग डाउन, ठीक है ना। तो इसमें एक बात बताइए, अभी भी ये रेस्ट में है तो हम क्या कहेंगे, अभी तक, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, तो इसे हमने कहा एंगल ऑफ रिपोज कहा। अगर इस एंगल को भी आप बढ़ा दोगे बिना फोर्स लगाए हुए ऐसे ही, ठीक है ना, ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब जरा देखिए यहाँ पे कि अब हमें इसे एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये अब एंगल को हमने क्या माना, सपोज करो कोई एंगल हमने मान दिया दैट इज अल्फा, ठीक है, इस एंगल को हमने अल्फा कह दिया, और ये अल्फा एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। तो इस केस में क्या है, यानी ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइड करेगा। बात समझ में आई ना। एंगल ऑफ रिपोज में तो बॉडी रेस्ट में, ब्लॉक रेस्ट में था, जस्ट इन द पोजीशन टू स्लाइड डाउन था। अब एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा हमने बड़ा कर दिया, मतलब अल्फा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 5, है ना, ये 5 से थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, यानी बड़ा है तभी इस पे स्लाइड डाउन। तो सपोज करिए इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, तो m मास है, और इसका वेट जो है ना ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, तो mg। इस पे जो फोर्सेज काम कर रहे हैं उसको मैं दिखा रहा हूं, तो mg द वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और दूसरा फोर्स जो हो गया वो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम इसको क्या कहते हैं, Fk, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। और तीसरा जो फोर्स है इस पे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, कोई आर लिखता है कोई एन लिखता है, हमने आर लिखा है ना, आपको नोट्स जो प्रोवाइड किया उसमें आर लिखा है, इसलिए मैंने आर लिख दिया, ठीक है ना। तो आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किस पे, जो इनके कांटेक्ट सरफेसेज है उस पे नॉर्मल है, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, इस वेट को हम रिजॉल्व करते हैं। एक जो है इसके, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन है इस लाइन के अलोंग, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है ना। तो अब जरा देखेंगे, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और इसको लिखोगे जिससे डायरेक्ट एंगल है तो रिजॉल्व करते हैं किसी भी वेक्टर को, तो यानी mg हमारा वेक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे mg cos अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg sin अल्फा, ठीक है ना। तो ये हमारे फोर्सेज हैं जो इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखे ब्लॉक पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्सेज है जो एक्ट कर रहे हैं, जो वेरियस फोर्सेज हमने कहा। पहली बात तो कहेंगे द वेट ऑफ द, है ना, ब्लॉक एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज mg, एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, अपवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना, ये Fk, एंड तीसरा फोर्स जो हो गया नॉर्मल रिएक्शन। नाउ द वेट ऑफ द ब्लॉक कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, one perpendicular to the inclined plane and another along the inclined plane। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, mg cos अल्फा, और पैरेलल कंपोनेंट जो है mg sin अल्फा, ठीक है। ये ब्लॉक हमारा सपोज कर लेते हैं ये a एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड आपको स्लाइड कर रहा है ना, दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विथ एक्सेलरेशन a। तो अब जो है इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स काम कर रहा है हम मान लेते हैं F इज द नेट फोर्स, और ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड है ना, तो यानी mg sin अल्फा Fk से ज्यादा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, उससे ज्यादा है Fk से, तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू mg sin अल्फा माइनस Fk, यानी फ्रिक्शनल फोर्स,
काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये फोर्स है, नेट फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल m, और एक्सेलरेशन कितना है, a, तो हमने ma कर दिया f की जगह, और इसे हमने लिखा mg साइन अल्फा माइनस एफ के इज इक्वल टू क्या है, देखिए आप, म्यू के आर। ठीक है ना। तो अब इसके मोशन जो है ना वर्टिकली है ना, यानी है ना अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन नहीं है, एंड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, यानी आर जो है ना ये mg को बैलेंस करेगा, तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू mg कॉस अल्फा, दैट इज यानी mg साइन अल्फा माइनस म्यू के, और आर की जगह क्या लिखेंगे, mg कॉस अल्फा। दोनों में हमारा कॉमन है mg, तो mg कॉमन ले लिया, दिस इज साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा। ठीक है, दोनों साइड से यानी ma इज इक्वल टू इतना आ गया, m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे g एंड दिस इज साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, दिस इज द है ना एक्सेलरेशन विथ विच द है ना ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन है ना आपको स्लाइड्स डाउन। ठीक है ना, तो इस पे जो स्लाइडिंग डाउन है ब्लॉक, उसका ये एक्सेलरेशन होगा। तो अगर हमें इस एंगल अल्फा पता हो, मास की वैल्यू गिवन हो, म्यू के की वैल्यू गिवन हो, तो हम ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप क्या देखोगे, ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन आपको g से छोटा आएगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये छोटा ही आएगा। देखो, चलो कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस मच, हमें ये फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका है ना एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है ना जो कि डाउनवर्ड है, ठीक है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन लेकिन डाउनवर्ड है, तो आप याद रखना। और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है, फ्रिक्शन से। तो करीब करीब हमारा जो फ्रिक्शन का टॉपिक है हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है ना, है तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, कई दिनों तक हम इसे पढ़ा सकते, ठीक है, बट लेकिन आपके लिए अभी फिलहाल इतना ही करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स है ना, वो न्यूमेरिकल्स भी आपको धीरे धीरे करना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।